को लेकर काफ़ी तरह की चर्चा करेंगे। सर मेरा चैनल में बहुत बहुत जुड़ने के लिए स्वागत करते हैं सर आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पर हमको मौका देने के लिए, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर आज खास इसी बातों और चर्चाओं को चर्चा करेंगे शिक्षाओं को लेकर सर। तो आप सर अपना एक बार परिचय दे दीजिए सर हमारे दर्शकों को। परिचय जैसे कि आप बता चुके हैं कि मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ। मैं अपने गांव में ही पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, क्लास 1 से लेकर 12 तक। और पहले जब मैंने यहाँ शुरू किया था बहुत सारे प्रॉब्लम्स या फिर गांव ग्रामीण इलाके में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारे प्रॉब्लम को हमने जो है फेस किया है, और उस प्रॉब्लम प्लस चैलेंज को झेलते हुए आज यहाँ पर आया हूँ। और आवाज आ रही है? हाँ पूरा बोलिए। इस वक्त सर हम ये चीज आपका सर जो कोचिंग का नाम है सर MKKCC, इसका सर फुल नेम थोड़ा आप बताने की कोशिश करेंगे सर। आप MKKCC किस बात से लेकर आपने कोचिंग का नाम रखे सर, प्लीज बता दीजिए सर। ये मेरे नाम से है, मिथिलेश कुमार कोचिंग सेंटर पलानिया। तो सर एक चीज बताइए, जब हमारे 2012-13 का अगर तुलना किया जाए तो प्राइवेट शिक्षक उतना नहीं एक्टिव थे। जो बच्चों को कठिनाई होती थी पढ़ाई करने में, 10th क्लास पढ़ने में लोग बहुत दूर दराज रहते थे और अपनी शिक्षा उतनी प्राप्त नहीं हो पाती थी। लेकिन आपने एक डिजिटल तरफ किया और डिजिटल टाइप के क्वेश्चंस और हल करना और शॉर्ट तरीके से जो क्वेश्चंस का आपकी पढ़ाने की जो शैली होती है, इसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं सर? काफ़ी वहाँ का स्टूडेंट आपसे टॉपर भी बने हैं और टॉप भी रहे, काफ़ी अंक प्राप्त किए, तो इसके बारे में सर आप एक बार जिक्र कीजिए सर। आखिर आपका इस बार जो आपसे स्टूडेंट पास हुए 10th में कितना मार्क्स में और हाईएस्ट नंबर कितना लाए थे सर? उस स्टूडेंट का नाम बताएंगे और उस जो आपने इतनी मेहनत करके बच्चों को शिक्षा दी, काफ़ी जो उनका माताओं पिताओं का जो एक आशीर्वाद मिल के आपके पास पढ़ाई करने के लिए भेजते थे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? चलिए मैं आपके सभी प्रश्नों का एक एक करके जवाब देता हूँ। सबसे पहले मैंने डिजिटल क्यों लागू किया, क्योंकि डिजिटल जो है बच्चों को क्या करता है कि सीखने और सिखाने, शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सीखना और प्लस सिखाना, ठीक है। मतलब अब शिक्षा का मेन अर्थ देखा जाए तो यही होता है, सीखना और सिखाना। अब हम क्या करते थे, जो अप्रोच होता था विद्यार्थियों के साथ उतनी मतलब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नहीं आ पाते थे। तो जब हमारे स्टेट बोर्ड ने, बिहार बोर्ड ने जब से ऑब्जेक्टिव लागू किया है, तब से जो है क्या होता था कि ऑब्जेक्टिव को ज़्यादातर व्हाइट बोर्ड में या फिर ब्लैक बोर्ड में लिखना या फिर छापना उसको मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि इतने सारे क्वेश्चंस अगर कराने चाहेंगे हम विद्यार्थियों को तो इम्पॉसिबल है, इस बोर्ड में इम्पॉसिबल है। तो हमने सोचा स्मार्ट बोर्ड क्यों ना लिया जाए। स्मार्ट बोर्ड से बच्चों की समझ का भी विकास होगा, प्लस उसमें भी कुछ कौशल का विकास होगा, प्लस में वो इतने जानकार हो जाएंगे कि सारे वस्तुओं से उनकी परिचय हो जाएगी। जैसे मान लीजिए साइंस पढ़ाते हैं तो लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो बाकी और रिएक्शंस वगैरह, बायोलॉजिकल टर्म्स जितने हैं, बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने हैं, उसको वो हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन फिगर के थ्रू, चित्र के थ्रू तो दिखा सकते हैं उसको ना। तो इसमें बच्चे का जो है कौशल का विकास जो है, यानी समझ का विकास, तार्किक विकास, अंडरस्टैंडिंग पावर काफी बढ़ जाती है। कोचिंग में क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि बायो पढ़ा रहे हैं, एक सेकेंड के लिए, अगर आप मान लीजिए बायो पढ़ा रहे हैं कि हम बच्चे को कहते हैं कि भोजन का जो पाचन होता है वो स्टार्ट होता है कि यहाँ से, मुख से। मुख में मतलब लार पाया जाता है, लार में भोजन मिलता है, फिर वहां पर एक टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, भोजन को वो तोड़ता है, फिर एक ग्रासनी से लेकर ग्रास नली में कर्मांकुचन के द्वारा भोजन जाता है। उसको दिखाने से, मतलब जैसे बोलते थे पहले तो उतना वो बेचारा इमेजिन नहीं कर पाता था, लेकिन अब दिखाने के मतलब उसका जो डायग्राम है वो आपको दिखता है आज। और अगर वो दिखता है और आप जब बोलते हैं उसको तो बच्चा अच्छी तरह से समझ लेता है उसको, और समझने में कोई परेशानी नहीं होती है। क्लास जब वर्क होता है, बच्चे को पूछते हैं कि क्या तुमको इस चैप्टर में कोई दिक्कत हुआ? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने तो पूरा खोल के ही रख दिया
स्मार्ट बोर्ड में तो सारा दिख रहा है कि कहाँ खाना जा रहा है, कहाँ सबसे पहले कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, अमाशय में भोजन कितने घंटे तक रह रहा है ना, अमाशय में कौन कौन सा रस पाया जाता है, कैसे जो है छोटी आंत में मूलांकुर होते हैं, उसमें भोजन का अवशोषण होता है ना। ये सारे बायोलॉजिकल टर्म, फिजिकल टर्म, केमिकल टर्म, जो रिएक्शंस हैं सारे जो है दिखाए जाते हैं स्मार्ट बोर्ड में, ताकि बच्चों का कोई भी डाउट जो है ना रहे। पहले बहुत सारे डाउट्स रहते थे, आज उतने डाउट्स नहीं रहते हैं जितने पहले होते थे। और प्लस में मैथमेटिक्स के टर्म पर अगर देखते हैं, ये तो साइंस के टर्म में हो गया, मैथमेटिक्स के टर्म में या फिर अदर और सब्जेक्ट के टर्म में देखेंगे तो इतना सारा ऑब्जेक्टिव जो है इसमें वो व्हाइट बोर्ड में बोले ना, छापने में मुश्किल होता था या फिर लिखने में मुश्किल होता था, बताना मुश्किल होता था, है ना। तो अब क्या है कि उसका एक मतलब पीडीएफ या फिर एक सारणी तैयार किया जाता है, फिर उसको बताया जाता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराए जाते हैं, है ना। मैथमेटिक्स में कम से कम तो 1500 लगभग क्वेश्चंस कराए जाते हैं ऑब्जेक्टिव के, जितने प्रीवियस ईयर हैं या जितने फिर आने वाले क्वेश्चंस हैं या फिर जितने क्वेश्चंस हमारे थ्रू होते हैं, सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो इसको कराने में क्या होता है, समय का बचत होता है, समय बहुत कम लगती है, जिसके कारण जो है बच्चों को और भी सुविधा होती है, अदर सब्जेक्ट पढ़ने में उसको समय मिल जाता है ना। अगर हम बच्चे को बोल दें कि नहीं बाबू तुम जो है इतना सा 100 से 200 क्वेश्चन तुम लिख के लाओगे आज, तो उसको लिखने में तो समय लगेगा, प्लस में या फिर क्लास में भी समय लगेगा। इससे समय की भी बचत हो रही है, प्लस उसको अंडरस्टैंडिंग पावर भी मिल रहा है, प्लस जो है ताकि विकास भी उनका हो रहा है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना। बस यही था स्मार्ट बोर्ड। और बाकी इस बार के जो हमारे टॉपर थे वो हमारे मतलब गांव के ही थे, उन्होंने 438 मार्क्स लाया था, मैथ में 97 हाईएस्ट था, और मनीष कुमार उनका नाम है ना। तो ये था हमारे यहाँ का टॉपर। और पिछले 10 साल से जब मैंने यहाँ स्टार्ट किया था, पहले सब लोग बोलते थे कि मैथ में हम लोग फेल हो जाते हैं, जितने बच्चे हमारे पास पहले आए थे सब चाहते हैं। काफी अक्सर हम देखे जाते थे, लेकिन सर जब मैथ की एग्जाम होती थी ना, काफी स्टूडेंट घबराहट होती थी, मैं मैथ में क्या करूंगा। अक्सर अगर देखा जाए, अगर आप 2009 से लेके 18-19 तक अगर तुलना किया जाए तो अक्सर स्टूडेंट मैथ में ही क्रॉस होते थे, मैथ को उतनी तरीका से सॉल्व नहीं कर पाते, जो कि मैथ में लोग फेल कर जाते थे। काफ़ी लोग इस स्टूडेंट निराश हो जाते थे। लेकिन अब तो देखे जाए तो लोग ज़्यादा मैथ में और स्टूडेंट इतना हाईएस्ट नंबर ले आते हैं, उनको और खुश लगता है कि आज मैथ का एग्जाम है, आज तो हम हाईएस्ट बनाए। अगर यही तुलना अगर 5 साल पीछे किया जाए तो उनको इतना भय डर लगा रहता था कि आज मैथ का एग्जाम है, कैसे क्या होगा नहीं होगा। अक्सर लोग ज़्यादा मैथ में और संस्कृत विषय में फेल हुआ करते थे। लेकिन अगर इस वक्त अभी तुलना किया जाए 2022, 18, 19 में, तो अक्सर स्टूडेंट मैथ में हाईएस्ट नंबर लाते हैं और काफ़ी मार्क्सों से पास हो जाते हैं। क्या बात सही है सर? जी बिल्कुल। और जब से ऑब्जेक्टिव आया तब से तो फेल वाला परसेंटेज तो बिल्कुल लो हो गया है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट फेल नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो पढ़ता है कहीं भी पढ़े तो वो बिल्कुल फेल नहीं करेगा। लेकिन अगर वो पढ़ता बिल्कुल नहीं है तब फिर तो कोई उपाय नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। अगर सर 2004, 5, 6, 7, 8, 9 का अगर तुलना किया जाए सर, हमारे बांका जिला के अंतर्गत कटोरिया प्रखंड में इतना नंबर नहीं अंक लाते थे, और जो 2019-22 में जो पढ़ाई हो रही है इतना नंबर अंक ज्यादा ला रही है। कारण क्या है सर? इसको रीजन थोड़ा बताइए तो। देखिए पहले क्या था कि पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा होते थे, और प्लस में जो आजकल है ये क्वेश्चन डबल, जो कोरोना पीरियड में चल रहा था कि क्वेश्चन डबल, यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव में से आपको 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव चूज करने हैं, आपको 30 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं यानी बनाने हैं, और या फिर 8 क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चंस बनाने हैं। बस ये दुगुने क्वेश्चंस के कारण प्लस ये ऑब्जेक्टिव आने के कारण जो है रिजल्ट में ज्यादा उछाल आया है ना। तो बस पहले क्या था कि पहले जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चंस में, उतने ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना, उसमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होता था, और ना ही मतलब कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी नहीं होता था। प्लस में विद्यार्थियों को ऐसा नहीं था कि कोई एक्स्ट्रा समय भी दिया जाता था, उतने समय में जो है उतने क्वेश्चन जो है बनाने पड़ते थे। आजकल तो समय भी बच जाता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो रहता है ना तो समय भी बच जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 50 रहता है, प्लस वो आपका 50 मार्क्स का जो है सब्जेक्टिव रहता है, तो आसानी से जो है 3.5 घंटा से पहले आदमी सॉल्व करके बैठ जाता है। लेकिन अगर तुलना किया जाए सर, अगर 2004-5 में लोग अगर फर्स्ट डिवीजन 300 नंबर अगर कोई नहीं ला पाता था, तो लोग सोचते थे कि हम 300 नंबर पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। अगर कोई फर्स्ट डिवीजन हो जाता था तो काफी लोगों का
इतना उत्साह होता था कि हमारे फलाना लड़का फर्स्ट डिवीजन यानी 300 नंबर से पास किया, लोग बहुत खुशी मनाते थे। लेकिन आजकल अगर 300 से कि लोग 400 तक क्रॉस हो जाते हैं, 450 तक क्रॉस हो जाते हैं। तो इस बात ने अगर सरकार ने अपनी नया गाइडलाइंस जारी किया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहले क्या सब्जेक्टिव या उतना क्वेश्चन जो हार्ड पूछे जाते थे, या अब जो क्वेश्चन एग्जाम ली जाते हैं गवर्नमेंट ने, तो उसके तुलना में क्या कुछ डिफरेंसेस है? पहले के क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड पूछे जाते थे, जो अभी क्वेश्चन हो रही है अभी प्रेजेंट में 2021-22 में, तो क्या ऐसे इजी पूछा जाता था? क्या ऐसे रीजन दोनों में क्या है सर, तो उतना अंक नहीं ले पाते थे स्टूडेंट। अगर आप सोच सकते हैं सर, जब 2004-5 सरकार 2008 में अगर तुलना किया जाए तो 300 नंबर पार करना लो स्टूडेंट को मतलब काफ़ी झेलना पड़ता था, अक्सर नहीं ला पाते थे। लेकिन अब का जो है ना, हर कोई 300 नंबर पार फर्स्ट डिवीजन, इसका रीजन क्या है सर? तो सरकार ने कुछ क्वेश्चनों को देखिए मेन रीजन क्या है, मेन रीजन सर, हाँ मेन रीजन देखिए, मेन रीजन एक मिनट, मेन रीजन ये है कि पहले मतलब जितना रिजल्ट पास आउट होता था उससे ज्यादा कहीं फेल वाला रिजल्ट होता था, है ना। तो उसको सरकार ने बदलने के लिए क्या किया, इस ऑब्जेक्टिव को लाया ताकि जो फेल का परसेंटेज है वो ज्यादा गिर जाए। तो फेल का परसेंटेज गिरने से क्या होगा कि विद्यार्थियों में एक उत्साह जगेगी, पढ़ने का जो है उसमें ललक आएगा, है ना। अगर मतलब ऐसे भी मान लीजिए बच्चे अगर फेल हो रहे हैं बार बार, तो अगर मान लीजिए किसी का पड़ोसी भी फेल हो रहा है, तो उसके देखते हुए भी उसका बगल वाला बच्चा भी जो है बेचारा निगेटिव हो जाता है, पढ़ने को नहीं चाहता, क्योंकि सोचता है इतना बेचारा मेहनत किया वो फेल कर गया, तो हम क्या करेंगे। अगर फेल भी हो जाते थे ना, काफी स्टूडेंट सुसाइड भी कर लेते थे, उछलांग में कोई नदियों में उछलांग कर लेते, क्योंकि उसको दर्द होते थे ना, जो फलाना लड़का हमारे पास हो गया और हम फेल हो गए। तो काफी लोग क्या होते थे, एक गलत कदम उठा लेते थे और जो कि अपना जिंदगी को बर्बाद कर देते थे। अगर शिक्षा अगर तौर पर बात किया जाए तो आप लोग नहीं उस तरह नहीं, सबसे पहली बात तो उस तरह नहीं उस तरह, सबसे पहली बात तो उस तरह आपको करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए लड़ने से ही सब कुछ मिलता है, आप लड़ेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं, ठीक है। जब तक नहीं लड़िएगा, जब तक मेहनत करिएगा तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर वैसे जो व्यक्ति करते हैं उनको एक सलाह ये है कि जो ऐसे सोचते हैं, ठीक है, तो उनको एक सलाह ये है कि आप अगर एक्चुअल में मेहनत करते हो तो आपका रिजल्ट एक्चुअल बनेगा, है ना। तो पहले क्या होता था कि मेन पॉइंट ये होता था कि बच्चा जितना क्वेश्चन पूछा जाता था उतना को अटेम्प्ट करना पड़ता था। इस कारण से वो क्या करता था, मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन को नहीं बना पाया तो बेचारे को मार्क्स कम आता था। आजकल क्या है कि उसको डबल क्वेश्चन मिल रहा है या फिर उससे ज्यादा क्वेश्चन मिल रहा है, तो उसको इसको छोड़ करके वो दूसरे को बना सकता है, ऐसा जो है आजकल सुविधा है। तो बच्चों में जो है इससे क्या हुआ है कि रिजल्ट का परसेंटेज तो बढ़ा ही, बच्चों में उत्साह भी बढ़ा है, शिक्षा का ललक भी बढ़ गया है, थोड़ा सा पाने का ललक जो है वो बढ़ गया है। कारण ये है कि उसको लग रहा है कि नहीं अब हम जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और एक चीज अगर तुलना किया जाए सर, हमारे बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा जो एजुकेशन दर था, लेकिन अगर तुलना किया जाए काफी हाई है। पहले लोग उतना नहीं पास हो पाते थे, लेकिन अगर इसके बारे में सर क्या कुछ संक्षेप में थोड़ा सा के लिए 2 मिनट बता दीजिए। देखिए अभी फिलहाल हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल एकदम ठीक है, और इसमें कोई दो बात नहीं कि जो है जो शिक्षा व्यवस्था पहले थी उससे अभी बहुत गुना जो है बहुत गुना अच्छा है, और इसको हम अच्छी शिक्षा बोल सकते हैं। क्योंकि पहले जो है क्या होता था कि ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि पहले गलत था या अभी ठीक है, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ऐसा वो विद्यार्थी भी नहीं सोचे कि हमको अगर सरकारी स्कूलों में अगर तुलना किया जाए सर, तो सरकारी स्कूलों में उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती जो कि प्राइवेट पढ़ करके लोग स्टूडेंट इतना पास होते हैं। तो मैं दावे के साथ बोलना चाहता हूँ, जितना सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पाती है, नहीं हो पा रहा है सर, अभी जितना प्राइवेट अक्सर पे पूरा निर्भर कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल जो भी कोचिंग संस्थान जो भी है वो ज़्यादा स्तर पर लोग ज़्यादा टॉप और ज़्यादा अंक जो प्राप्त कर रहे हैं स्टूडेंट प्राइवेट है, सरकारी स्कूल से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर कुछ मतलब पढ़ाई अच्छी तरह से होती है, लेकिन कुछ हैं, मतलब हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सारे, कुछ टीचर्स हैं जो मतलब थोड़ा सा अलग कैटेगरी से वो आते हैं। कुछ टीचर मतलब 90 बोलिए ना 96% लगभग ठीक हैं, बाकी 3-4% में जो है इधर उधर हैं, जो कि मतलब उनको शिक्षा से
मतलब नहीं है थोड़ा सा। तो वैसे के लिए अब क्या बोलेंगे। तो बाकी जो है शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, और जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है इस पर बहुत सराहनीय है, और सराहा भी जाता है। पिछले कई बार से हमारे बिहार के अनेक बहुत सारे जिले जो है टॉप रैंक में आए हुए थे शिक्षा के क्षेत्र में। हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी नाम आया हुआ था। सर आपको मैंने वीडियो में देखा था, लेकिन आपकी जो पढ़ाने की जो शैलियाँ, पढ़ाने की जो एक तरीके होती है सर, बहुत अलग तरीके की होती है। काफ़ी अगर स्टूडेंट कमज़ोर भी होते हैं ना, उस विद्यार्थी को आसानी तरीक़ा से समझा पाते हैं और समझ जाते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? आप जो शिक्षा देते हैं बच्चों को किस कैटेगरी की देते हैं और किस लेवल पे देते हैं, जो बच्चे कमज़ोर भी हो तो उसको समझ में आ जाए और आसानी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो क्या सर कुछ ट्रिक से या आप स्टूडेंट को बताते हैं, या किस प्रकार के जो स्टूडेंट को सॉल्व क्वेश्चन करते हैं, कोई भी हो, XYZ, मैथ का हो या बायोलॉजी का हो या फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, जो आपकी पढ़ाने की शैलियाँ होती है मेरे को बहुत ही अच्छे लगते हैं सर। मानने और दावे के साथ कहता हूँ, जो स्टूडेंट कमज़ोर भी होते हैं ना, उसको आसानी तरीक़ा से समझने की कोशिश करते हैं और प्रयास करते हैं, जो कि सक्सेसफुल हो जाते हैं। थोड़ा इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये बात तो सही है, मतलब कि सबसे पहली बात तो बच्चे जब आते हैं तो बच्चे को मैं आभास नहीं होने देता हूँ कि आई एम ए टीचर। ये आभास नहीं होने देते हैं कि आई एम ए टीचर, क्योंकि किसी ने कहा है ना कि ये तो मतलब थोड़ा सा एक मजाकिया टाइप का है, क्योंकि कोई कहता है कि ये तो मास्टर है। तो मास्टर का रियल मीनिंग अगर देखिएगा तो उसका मतलब होता है मालिक। तो आई एम नॉट मालिक, और मतलब अगर आप एज ए मालिक पढ़ाइएगा तो फिर बच्चा जो है बहुत डरेगा आपसे, पूछने को बिल्कुल वो जो है आपसे तैयार नहीं रहेगा। लेकिन मैं एज ए मालिक नहीं, एज ए टीचर पढ़ाता हूँ, क्योंकि एज ए टीचर का मतलब होता है कि टीचर का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। सीखना भी है प्लस सिखाना भी है, ठीक है। आप अपने मन में ईगो रख के पढ़ाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा कि जो है मुझे दिक्कत हो रही है या फिर परेशानी हो रही है ना। तो आपकी समझाने में फिर या फिर जज्बा और आपकी पढ़ाने की शैली, मैं आपको शिक्षाओं और आपको मैं सलाम करता हूँ। इसी तरह बच्चे को सर आप शिक्षा देते रहिए, और हमारे जो बच्चों का शिक्षक और एक स्टूडेंट का जो रिश्ता होती है वो करीबी होती है, तो ये चीज़ माननी पड़ेगी। शिक्षाओं को लेकर और एक टीचर का जो एक भावनाओं को समझ सकते हैं। हर बच्चे, हर माँ पिताजी एक अपनी बच्चों को शिक्षा देने के लिए शिक्षकों के पास भेजी जाती है, और नॉलेज लेकर काफ़ी लोग आगे जाते हैं और अपना अर्थव्यवस्था और स्थितियों को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। तो सर आप पहला सवाल है सर, आपको अभी प्रेजेंट टाइम में 10वीं का स्टूडेंट कितने हैं सर, संख्याओं में बताइए। अभी तो 100 प्लस है, लेकिन आने वाले समय में और भी विद्यार्थी ऐसे हैं जो फिर आएंगे। लेकिन बात यह है कि जो बता रहे थे पीछे, उस बात को मैंने क्लियर नहीं किया था कि अगर आप मतलब विद्यार्थी को डरा धमका के पढ़ाना चाहते हो तो फिर आप उसको नहीं पढ़ा पाओगे, क्योंकि विद्यार्थी में अंडरस्टैंडिंग पावर या फिर समझ शक्ति का विकास तभी होगा जब वो आप उसको काफी टीचर ना टीचर से थोड़ा मारने का भी प्रयास किया जाता है। तो क्या चीज है सर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। काफी टीचर्स को हम देखते हैं, अगर कोई चीज टास्क वगैरह देते हैं तो नहीं वो याद किया जाता है, तो उसको थोड़ा मारने का प्रयास किया जाता है, तो धमकाने का, डांटने का प्रयास। तो शॉर्ट तरीके जो ट्रिक होती है, जो बच्चों को नहीं मारा जाए, नहीं धमकाया जाए, उसको आसानी तरीके से उसको याद किया जाए, तो क्या ट्रिक क्या अपना सकते हैं सर आप? देखिए सबसे पहले वो नौबत नहीं आएगी, क्योंकि ये नौबत नहीं आएगी, क्योंकि विद्यार्थी को आप उस प्रकार से उस अनुशासन के माहौल में रखेंगे या फिर उसको उचित शिक्षा देंगे तो खुद ब खुद वो अनुशासन में आ जाएगा। और कहा भी गया है, बहुत सारे किताब में आपने पढ़ा भी होगा कि जिस बच्चे को मैथ आ जाएगा ना तो अनुशासन ऑटोमेटिकली उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। मगर खाली सिर्फ मैथ उसको आ जाए तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा जो है अनुशासित हो जाता है, क्योंकि वो उसमें तर्क शक्ति का जो एक अजीब विकास होता है ना, जिसके कारण जो है वो बच्चा जो है ऑटोमेटिकली जो है अनुशासन में आ जाता है, और वो शिक्षक को उतना ही आदर सम्मान करता है जितना एक स्टूडेंट को करना चाहिए। तो हमारे इस वक्त जो विशेष सर जुड़े हुए थे, काफ़ी तमाम शिक्षाओं को लेकर बात किए। सर एक चीज़ बताइए, और जो अभी आने वाले जो बैच है इस बार
तो जो तैयारी हो रही है सर, किस प्रकार की तैयारी हो रही है और उन सब स्टूडेंटों को क्या निर्देश देना चाहेंगे? कितनी घंटे तक पढ़ाई होनी चाहिए? क्या काफ़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि जो आगे चलकर आने वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें ज़्यादा अंक प्राप्त कर सके? तो उसको क्या निर्देश देना चाहेंगे सभी तमाम स्टूडेंट, और क्या सिखाना चाहेंगे, किस प्रकार की पढ़ाई होनी चाहिए, काफ़ी मेहनत क्या है, इसको थोड़ा बताइए। देखिए, जैसे कि अगर आप बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय तो बुक के साथ तो देना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में क्या होता है कि आजकल बहुत सारे प्रकाशन गाइड ये मतलब गाइड वगैरह उसको रटने की प्रवृत्ति वो जो आ जाती है वो आपको नहीं करना है। रटना नहीं है प्लस सर। में आपको बुक को सर, केयरफुली रीड कोई करना चीज़ है। बुक अगर आप केयरफुली रीड करते याद हैं नहीं हो रहा है तो स्टूडेंट काफ़ी रटते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर बराबर, और क्या हमेशा हाँ, a+b का होल वो स्क्वायर, नहीं। a+b का मतलब दिन में स्टूडेंट पूरे याद करेंगे, आज मैं सर पे जाऊंगा a+b का होल स्क्वायर है, पूरा रटते जाएंगे, तो उसको रटना नहीं है सर। तो आपने क्या उसको दिमाग में बैठाना है कैसे? तो कोई चीज़ का या कोई चीज़ बारे में पढ़े तो उसको स्टूडेंट काफ़ी मतलब तनाव हो जाते हैं कि आज हमें सर के पास टास्क रहेंगे तो आज सूटी पूछेंगे, तो दिन भर क्या रटते रहते हैं सर। रटम, इसको क्या बोलते हैं, रटम तम विद्या में, ऐसे कोई एक मुहावरा है सर, उसको सुने थे, अजीब टाइप के हम देखते थे, हमें भी पढ़ाई करते थे तो पहले याद नहीं होती थी सर। जैसे कि कोई भी चीज को याद करना है तो पूरा रटते थे सर, आप रटते रटते कभी कभी भूल भी जाते थे सर, क्या करें? वो करना नहीं है, क्योंकि देखिए बुक को जितना आप रीड करोगे उतना ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होगा। जितना आप बीबीडी या फिर किसी प्रकाशन का नाम मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उस टाइप के जितने भी कुछ गाइड्स वगैरह हैं उसको अगर आप करते हो तो हो सकता है किसी गाइड्स में हो सकता है पूछा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ, कोई गाइड लिखा है 1918, कोई गाइड लिखा है 1914, तो आप किसको याद करोगे? तो इससे कंफ्यूजन विद्यार्थियों में हो जाता है। तो अगर आप बुक पढ़ते हो ना तो उसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा, जो है बुक में वो तो आपका एकदम 100% है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही शोध करके उसको लिखा हुआ है। तो आप अगर बुक केयरफुली रीड करते हो तो ऑब्जेक्टिव आपका ऐसे ही क्लियर है। और जो अदर गाइड्स वगैरह हैं उसको आप साइड से देख लो ना, ये जब बुक पढ़ लिए हैं तब उसको देखता हूँ कि ये मेरा क्वेश्चंस जो था उससे हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, उसको बाद में आप देख लो। पहले आप बुक को रीड करो, उसके बाद जो है गाइड्स को देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लो, ऐसे भी तो आपका बहुत साल हो गया, क्वेश्चन 2011 से ही जो है नया सिलेबस आया हुआ है, और पिछले 4-5 साल से ऑब्जेक्टिव हो रहा है 18-19 से हो रहा है, तो कम से कम 2 सिटिंग पर हर साल एग्जाम होता है, तो उसके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, उसको अगर आप कर लेते हो तो आपका रिजल्ट आपका बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन सर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ सर, आप नो डाउट। और जिस साल से आपने कोचिंग स्टार्ट किए थे वो कब से स्टार्ट किए थे सर? आपने डेट इसको थोड़ा बताइए। ये मैंने स्टार्ट किया था 2013 में, और बहुत ही मतलब कम फी में पढ़ाना पहले होता था, क्योंकि विद्यार्थियों का जो मतलब पारिवारिक स्थिति या बोलिए आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी यहाँ के अभिभावकों की। तो इस वजह से मैंने उस समय छोटे छोटे बच्चों को मतलब 50 रुपीज़ मंथली में पढ़ाया था। उसके बाद जो है 10th वाले को 100 रुपीज़ मंथली में स्टार्ट किया। फिर मतलब धीरे धीरे कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनकी माँ नहीं है, जिनके पिताजी नहीं है, कमाने वाले नहीं है, वैसे बच्चे बहुत हमारे पास आए भी और पढ़े भी। मैंने उनसे कोई फी वो नहीं लिया, और उन्होंने देने की कोशिश भी कही नहीं। मैंने कहा नहीं बाबू, ये तुम अपनी पढ़ाई आगे की पढ़ाई के लिए रख लो, जब तुम बाहर जाओगे तुमको जरूरत लगेगा पढ़ाई के लिए, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे मैंने सुविधाएं हमने प्रोवाइड कराया है गांव वाले को। और बहुत सारे अभिभावक ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी दयनीय होती है, तो उनका भी मैंने बहुत बार सुना है। कोई अगर जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, जो गरीब परिवार का स्टूडेंट है, उसको मैं मुफ्त में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप जो की आर्थिक स्थिति काफी खराब है, आप गरीब है, जो उसको आप जो स्टूडेंट है तो आप बिल्कुल दे रहे हैं अभी फिलहाल। फिर ये फिलहाल नहीं, 2013 से ही मेरा स्टार्टिंग है।
और हर एक साल 2-4 स्टूडेंट आ ही जाते हैं उस तो टाइप मैं के। बता सकता तो हूँ हमारे जो कोचिंग इस टाइप के स्टूडेंट को हम के कोचिंग सेंटर मिथिलेश सर का जो कोचिंग है, उसमें अगर दैनिक स्थिति जिस स्टूडेंट का खराब है या घर से उतनी सहायता राशि की नहीं हो पाती है, तो इनका शिक्षा मुफ्त में दिए जाते हैं। ऐसे ऐसे शिक्षकों को मेरे तरफ से सलाम होनी चाहिए, जो कि आप उस गरीब घर का जो स्टूडेंट होते हैं, आप उसका दर्द को समझ सकते हैं और समझने की सर ने हमारी कोशिश करके कई ऐसा स्टूडेंट है जो मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं और इसी तरह देते ही रहेंगे। तो सर बताइए, आप जब 2013 से लेकर आपने जो कोचिंग संस्थान को चला रहे हैं, अब तक सर कितनी आपकी गवर्नमेंट जॉब्स लगे हैं अब तक 2013 से लेकर 22 तक अगर तुलना किया जाए, तो अभी तक आपके कोचिंग से ऐसा कोई सक्सेसफुल है जो कोई गवर्नमेंट जॉब ली है सर? देखिए, सारे लोग अभी मतलब एक कहते हैं ना, सक्सेस ऑन द वे हैं सब लोग, मतलब सक्सेस के रास्ते में हैं, बस उनको सफलता जो जब मिल जाए में लगे हुए हैं, तब कभी भी किसी वक्त हाँ चलेगी तो रफ्तार से चल सकती है और इतनी सक्सेसफुल होंगे। हाँ, और इतना तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ से बच्चे जो पढ़ के गए हैं, तो वो मतलब जो बच्चे मतलब अच्छे तरीके से पढ़ के गए हैं ना यहाँ से, तो वो बैठे नहीं हैं, उनको मैथ अच्छी तरह आता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे कोचिंग वोचिंग चला के या फिर कुछ बच्चों को पढ़ा करके कुछ अपनी इनकम मतलब कर रहे हैं, जो भी हो अपना छोटा मोटा ही वो कर रहे हैं। बेरोजगार मतलब कि किसी को हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सब लोगों को कुछ आए नहीं आए, मैथ सबको आता है। और सब लोग आज जो है हर एक जगह पर जो है छोटे छोटे कोचिंग्स या फिर होम ट्यूशन कह सकते हैं उसको, ये दे रहे हैं सभी बच्चे लोग। तो मैं इनसे भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे लोग जब पढ़ाते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ। और आप देखते भी होंगे कि मैं सोशल मीडिया पर बहुत सारे बच्चों का वीडियोज में अपलोड करता हूँ। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे जो है जब बोर्ड पर या फिर बताते हैं या फिर किसी और अन्य बच्चों को जब बताते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चे ने हमारे कोचिंग संस्थान खोले हैं, और प्लस जब वो रिजल्ट देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो भाई, मेरे इस बच्चे ने जो है एक बच्चे को पढ़ाया और अच्छा रिजल्ट करवाया। तो बहुत अच्छा लगता है अंदर से भी कि हमारे बच्चे जो है अच्छे कर रहे हैं। कोचिंग से जब कोई भी फेस्टिवल होता है ना सर, अगर 15 अगस्त देखा जाए, 26 जनवरी देखा जाए, अगर सरस्वती पूजा देखा जाए, लेकिन आप जो इतना उत्साह से मनाते हैं ना सर, हमें बहुत खुशी आती है। मैं हमेशा आपको लाइव वीडियो या सोशल मीडिया के जरिए में देखने की प्रयास करते हैं। आपके जो नाटकीय अपना जो एक मार्गदर्शन जो आप एक कला को दिखाते हैं बच्चों लोग, हमें बहुत खुशी आते हैं। अगर 15 अगस्त को लिया जाए तो तमाम प्रकार की झांकियाँ निकालते हैं, तमाम प्रकार की नाटकीय का आप दिखाने का प्रयास करते हैं बच्चों को। ये चीज़ हमें बहुत अच्छा लगता है। देखा जाए सरस्वती पूजा में अगर बहुत धूमधाम से मनाते हैं, अगर वह 26 जनवरी तो झांकियाँ, 15 अगस्त तो मतलब तमाम प्रकार के जितना भी फेस्टिवल आते हैं बहुत मतलब अच्छे तरह से आप मनाते हैं सर। और अगर इसी तरह कृपा बनाए रखिए सर, और इसी तरह आप बच्चों को शिक्षा देते रहिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे सर, और तो आपसे विदा लेना चाहते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का, जिन्होंने इस वीडियो को देखा है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा ना लगा हो, किसी को कोई ठेस पहुंचा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं। तो एक बार मैं जिक्र करता हूं, बांका जिला के अंतर्गत कटोरिया प्रखंड के कोल्हासर पंचायत के पलनिया गांव है। सर का नाम है मिथिलेश सर। ये कोचिंग संस्थान डिजिटल प्रकार की अपनी भाषाओं को और अपनी पढ़ाने की तरीका जो होती है अलग प्रकार की हो रही है, और काफ़ी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। अगर जो भी स्टूडेंट इच्छुक अनुसार अगर सर के पास एडमिशन करवाना चाहते हैं, अगर शिक्षा को अपनी मार्गदर्शन को बनाना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और जो एक सर का पढ़ाई होती है, जो पढ़ाई का अध्ययन करवाया जाता है, बहुत बेहतरीन प्रकार से करवाए जा रहे हैं, और काफ़ी स्टूडेंट टॉप रैंक भी आए हैं। और तो इस वक्त हम विदा लेना चाहते हैं। आप देख रहे थे टाइम्स 18 न्यूज़, और कल फिर कोई अपनी कुछ ऐसे शिक्षाओं और कोई ऐसे संस्थाओं को लेकर आएंगे। इस वक्त हम विदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर। वंदे मातरम। ओके सर, धन्यवाद, थैंक यू हमें टाइम देने के लिए। बहुत बहुत आभारी सर, धन्यवाद। इसी तरह आप जुड़े रहिए, इसी तरह बच्चों को शिक्षा का ज्ञान देते रहिए। थैंक यू सो मच।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.